मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 6 का अध्ययन करेंगे। मैंने कल आपको गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिए थे। आशा है आप सभी ने वह अनुवाद किए होंगे। आप सभी मुझे अपना गृह कार्य व्हाट्सएप पर भेजें। उसके बाद आपके वाक्यों में जो त्रुटि होगी उसका परिमार्जन, संशोधन किया जाएगा। आज हम अभ्यास 6 का अध्ययन करेंगे। अभ्यास 6 में सबसे पहले कुछ नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं जिनका रूप गृह या फलम के तुल्य चलेगा। धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, वर्षम, दिनम। जैसे हमने पहले पढ़ा था फलम फले फलानी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे धनम धने धनानि, नगरम नगरे नगराणि। इस प्रकार से इन सब नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलेंगे। यहाँ नियम 16 में आप देखिए कि र और श के बाद न को ण हो जाता है। यदि अट प्रत्याहार में क्या आता है? स्वर ह य व र। क वर्ग, प वर्ग, आ और न बीच में हो तो भी र के और श के बाद न को ण हो जाता है। रसाभ्याम नो णः समान पदे, यह इसका एक सूत्र है। तो आप यहाँ देखिए नगरम में र के बाद आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए र के बाद में जो न आया है नगराणी, न को ण हो गया है। नगराणी, नी था, नी को ण हो गया। इसी प्रकार से पुष्प शब्द देखें। पुष्प में पुष्प के बाद श आया है, फिर पा आया है, तो उसके बाद में पुष्पानी बहुवचन में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी आता है। आनी का जो न है, शकार के बाद में अगर प वर्ग हो तो न को ण हो जाता है, इसलिए बहुवचन में पुष्पाणी बन जाएगा। ऐसे ही पत्राणी, वर्षाणी, कार्याणी, नगराणी, गृहाणी, ये सारे रूप बन जाएंगे। ऊपर शब्दकोश में देखिए खाद धातु, इसका खादति, धाव धावती, क्रीड खेलना, क्रीडति, चल चलना, चलती। ये रूप पठ धातु के समान चलेंगे। अधिशी का अर्थ है सोना। अधिष्ठा बैठना, अध्यास बैठना। अधिशी के रूप देखिए, ये नियम नंबर 3 में नीचे सूचना लिखी हुई है कि खाद आदि के रूप भावतु के तुल्य चलेंगे। जैसे खादतु, धावतु,
क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु। लट में अधिशी, अधिशी का अर्थ है सोना, अधिशेते, अधिस्था, अधितिष्ठति, अध्यास, अध्यासते, अध्यासते बैठना। इस प्रकार रूप चलेंगे। भू धातु के लुट लकार में रूप हम पढ़ चुके हैं। पुनः देखिए, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवता, भवानी, भवाव, भवाम। इसका संक्षिप्त रूप तो देखिए साइड में दिया हुआ है। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब कारक द्वितीया के संबंध में कुछ नियम है। नियम नंबर 17, उभयतः। ऊपर देखिए पहले शब्दकोश में, ग, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर, दिक् धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अधि अंदर, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, विना बिना। ये अव्यय हैं। अब नीचे नियम नंबर 17 देखिए कि उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः और अध्य अधि के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर। यह गांव के में ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन उभयतः के योग में ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामम सर्वतः, गांव के चारों ओर, सब ओर। तो गांव के ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति लगती, लेकिन सर्वतः के योग में यहाँ पर ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दिक् नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है। तो यहाँ दिक् के योग में नास्तिकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नियम 18, अंतरा अंतरेण युक्ते। इसका अर्थ है कि अंतरा और अंतरेण, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा का अर्थ है बीच में, अंतरेण का अर्थ है बिना, और बिना इनके साथ द्वितीय होती है। जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। गंगा और यमुना के अंतरा बीच में, मध्य में प्रयाग है। तो गंगा और यमुना के बीच में यहाँ के आने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना था, लेकिन अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और गंगाम और यमुनाम ये द्वितीय विभक्ति हमने लगाई। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के बिना, ज्ञान के यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना था, लेकिन अंतरेण के योग में यहाँ ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्रमम विना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं होता है। तो श्रम के यहाँ श्रमस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस नियम के कारण यहाँ श्रमम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नियम 19, अधिशेंग स्था साम कर्म। इसका अर्थ है अधि उपसर्ग पूर्वक शी, स्था और आस धातु के कर्म के अधिकरण में कर्म का प्रयोग होता है। जैसे अधिशी, अधिस्था, अध्यास धातु के साथ द्वितीय होती है। जैसे आसनम अधिशेते, आसन पर सोता है। तो यहाँ अधिकरण था,
लेकिन यहाँ अधिकरण में अधि उपसर्ग पूर्वक जब शी धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए आसनम हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यदि हम ये कहते कि आसने शेते, आसन पर सोता है, तो आसन पर यहाँ सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण होने से तो आसने लगा। लेकिन जैसे ही हमने कहा अधिशेते आसनम, हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ गया। अधि उपसर्ग के योग में शी धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आसनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। आसनम अधितिष्ठति, आसन के ऊपर अधितिष्ठति बैठता है। अगर हम कहते अधितिष्ठति आसने अधितिष्ठति, तो आसने या सप्तमी विभक्ति होता है। लेकिन हम कहें अधितिष्ठति आसनम अधितिष्ठति, तो अधितिष्ठति अधि उपसर्ग लगने से यहाँ पर आसनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यदि अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, आसने तिष्ठति, आसन पर बैठता है। आसनम अध्यासते, आसन पर बैठता है। यदि आस्ते में हम अधि उपसर्ग नहीं जोड़े तो आसन में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, आसने आस्ते, आसन पर बैठता है। अगला नियम 20, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कि जहाँ पर काल, समय, अध्वन और स्थान का अत्यंत संयोग हो, के दूरीवाचक शब्द हों, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे काल का अत्यंत संयोग हो रहा है, 10 दिनानी लिखती, 10 दिनों तक लिखता है, तो यहाँ जो कालवाची शब्द है 10 और दिन, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, 10 दिनानी लिखती। दिनम दिने दिनानी, दिनम दिने दिनानी, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो गया। 5 वर्षाणि पठति, 5 वर्षों तक पढ़ता है, लगातार 5 वर्ष हो रहे हैं उसके पढ़ने के। काल का अत्यंत संयोग हो रहा है, वो लंबे समय तक काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 5 वर्षाणि पठति। क्रोशम गच्छति, कोस भर चलता है, तो स्थान का अत्यंत संयोग हो रहा है, इसलिए ये जो दूरीवाचक शब्द है क्रोशम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है, क्रोशम गच्छति। अब आप यहाँ कुछ उदाहरण वाक्य देखिए। वह पुस्तक पढ़े, वह सह पुस्तक पुस्तकम पठतु, पढ़े, पुस्तक कर्म है, सह कर्ता है, पठतु क्रिया है। किसी भी वाक्य में हम देखते हैं कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन, कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में है। तू गांव को जा, त्वम ग्रामम गच्छ। यहाँ देखिए कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए गच्छ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की है। मैं भोजन खाऊं, अहम भोजनम खादानी, मैं भोजन खाऊं। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए खादानी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। वह आसन पर बैठता है, सह आसनम अधितिष्ठति अध्यास्ते वा। यदि हम यहाँ तिष्ठति से पूर्व अधि उपसर्ग नहीं लगाते
आस्ते से पूर्व अधि उपसर्ग नहीं लगाते तो यहाँ पर आसन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता। स आसने तिष्ठति आस्ते वा। लेकिन हमने नियम पढ़ा है कि स्था धातु से पूर्व अधि लग जाए या आस धातु से पहले अधि लग जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर आसन में अधि तिष्ठति अध्यासते शब्द आने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वह घर में सोता है। सह गृहम अधिशेते। आदि उपसर्ग पूर्वक शी धातु है यहाँ पर, इसलिए गृहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि हम शी धातु से पहले अधि उपसर्ग नहीं लगाते तो हमारा वाक्य इस प्रकार होता। सह गृहे शेते। वह घर में सोता है। अगला वाक्य ग्रामम उभयतः। गांव के दोनों ओर। उभयतः के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामम उभयतः जलम अस्ति। गांव के दोनों ओर जल है। विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। विद्यालय के सब ओर या चारों ओर पुष्प हैं। यहाँ विद्यालयस्य का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक दुर्जनम। दुर्जन को धिक्कार है। धिक के योग में दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लोकम उपरि। संसार के ऊपर ऊपर। तो यहाँ उपरी के योग में लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। नहीं तो हम लिख सकते थे लोकस्य उपरि, संसार के ऊपर। लेकिन उपरी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अधो अधः। लोकम अधो अधः। संसार के नीचे नीचे। तो अधः के योग में द्वितीय विभक्ति। अध्य अधि अंदर अंदर। लोकम अध्य अधि। संसार के अंदर ही अंदर। ईश्वरः अस्ति। ईश्वर है। क्रोशम चलतु। कोश भर चलो। या क्रोशम कोश स्थान का अत्यंत संयोग हो रहा है। दूरीवाचक शब्द है, इसलिए दूरीवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। नियम 2 में देखिए, संस्कृत बनाओ। दिनेश पुस्तक पढ़े। रमेश खाना खाए। वह दौड़े। वह खेले। राम यहाँ से चले। ख में देखिए, तू धन की इच्छा कर। तू नगर को जा। तू फूलों को देख। तू ज्ञान की इच्छा कर। तू घर के कार्य को ही देख। मैं चावल पकाऊं। मैं दौड़ूं। मैं खेलूं। मैं चलूं। मैं फल खाऊं। नगर के दोनों ओर वन हैं। घर के चारों ओर फल हैं। दुर्जन को धिक्कार। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। गांव के नीचे नीचे जल है। लोक के अंदर अंदर राम है। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। धर्म के बिना सुख नहीं। रमेश आसन पर बैठता है। पुत्र घर में सोता है। कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। महेश 5 दिन तक लिखता है। देवदत्त कोश भर चलता है। प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको गृह कार्य के रूप में इन सभी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करके लाना है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ये अनुवाद प्रेषित करें। उस आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। अब हम कुछ अशुद्ध वाक्यों को देखें और उनको कैसे शुद्ध किया गया है समझें। त्वं पुष्पाणि पश्यतु।
पश्यतु ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, त्वम कर्ता मध्यम पुरुष का है, इसलिए हमारा नियम है कि कर्ता जिस पुरुष का है क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी, इसलिए त्वम मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो त्वम पुष्पाणि, नी में देखिए श के बाद में अगर प वर्ग आता है तो न का ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पुष्पाणि कर दिया गया है। त्वम पुष्पाणि पश्य। नगरस्य उभयतः, नगर के दोनों ओर, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ हो जाएगा नगरम उभयतः। लोकस्य उपरि उपरि, लोक के ऊपर ऊपर, उपरि उपरि के प्रयोग में नियम है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर लोकस्य के स्थान में लोकम का प्रयोग किया जाएगा, लोकम उपरि उपरि। धर्मस्य अंतरेण, धर्म के बिना, यहाँ अंतरेण के योग में हमने नियम पढ़ा था कि द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ धर्मम का प्रयोग होगा, धर्मम अंतरेण। आसने अधितिष्ठति, आसन पर बैठता है, यह हमने पढ़ा है कि स्था धातु से पहले अगर अधि लग जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ आसने सप्तमी विभक्ति न लगकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, आसनम अधितिष्ठति। अब आप यहाँ पर नियम 5 पर आइए और नियम 6 पर आइए और ये जो रिक्त स्थान है इनकी आप पूर्ति करेंगे। तो ये सारा आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ। आशा है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और अपना गृह कार्य करके आप मुझे प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।